हेलो एवरीवन, दिस इज विद्याधर। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो सबसे पहले तो धन्यवाद संजीव ठाकुर सर का, जिन्होंने मेरे वीडियो की लिंक शेयर की। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम टॉप 500 पार्ट 25 डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विद्युत परिपथ में LCR एवं RL एवं C एवं AC वोल्टता स्रोत सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब L को परिपथ से हटा दिया जाता है तो परिपथ में वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर π/3 होता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। तो देखिए, जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है cos φ। तो cos φ की वैल्यू दे रखी है π/3, वोल्ट और धारा के मध्य कलांतर π/3। तो cos π/3 करेंगे तो 1/2। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृगमरीचिका किसके कारण होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मृगमरीचिका होती क्या है। तो देखिए, गर्मियों के दिनों में जब हिरण पानी के लिए बाहर निकलता है तो उसे कहीं दूर रोड पर पानी का एहसास होता है। रियल में पानी होता नहीं है, लेकिन उसे भ्रम होता है कि वहाँ पर पानी है, मतलब उसको इस तरीके से लगता है। तो यह घटना किसके कारण होती है। तो देखिए, जो मृगमरीचिका की घटना होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि क्या है। तो देखिए, फिक्स क्वेश्चन है। जो एक्स किरणें होती है वो 10⁻⁻10 मीटर, या इसको एक एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसकी 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तरंगदैर्ध्य अधिकतम किसकी है, या आवृत्ति अधिकतम किसकी है, तरंगदैर्ध्य मिनिमम किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए, जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम होती है। और वहीं अगर हम बात करें लैम्बडा मिनिमम या फ्रीक्वेंसी एन मैक्सिमम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये गामा किरणों की होती है, याद होना चाहिए आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग निर्भर करता है लक्ष्य की प्रकृति। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग किस पर निर्भर करता है। एक तो खुद ने बता दिया कि लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं। बता रखा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के अतीत होने के समय पर, आपतित होने के समय पर सॉरी, और आपतित प्रकाश के ध्रुवण पर। तो देखिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो एक तो लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या फिर प्रकाश विद्युत धारा की जो संख्या होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएन संधि डायोड एक अचालक के रूप में कार्य करता है यदि इसको जोड़े एसी से अग्रमी में, उत्क्रमणी नीति में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पीएन संधि डायोड जो होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार कब करता है, या उसमें से धारा कब प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, अगर हम पीएन संधि को उत्क्रमणी नीति देते हैं तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त प्रतिरोध 4 ओम पाने के लिए कितने प्रतिरोध की तार एक 12 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगानी चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में कितना ओम प्रतिरोध जोड़ा जाए कि जो परिणामी हो वो 4 ओम प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो समांतर क्रम में अगर दो कोई प्रतिरोध जोड़ा जाए, दो प्रतिरोध हो, तो उनका जो परिणामी होता है वो ऊपर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे उसका जोड़ दो। मतलब मान लो कि वो अज्ञात प्रतिरोध R है, तो 12 और उसका R का अगर समांतर क्रम करेंगे तो 12R/12
12 प्लस आर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 4। अब देखिए ये एक इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से और आर की वैल्यू याद करेंगे। तो 12 आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 48 प्लस 4 आर। अगर यहाँ से 4 आर को इधर लाएंगे तो 8 आर इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखला आवेशित गोला बोल दे या चालक गोला बोल दे तो इसमें दोनों में एक ही कंडीशन होती है, एक ही है, खोखला गोला या चालक गोला। तो देखिए जो खोखला गोला होता है या चालक गोला होता है उसको जब हम आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है वो सरफेस पर आ जाता है। मतलब चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता है, ओनली सरफेस पे आवेश होता है। तो अगर अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रत्येक बिंदु पर शून्य नहीं होगा, केंद्र से दूरी पृष्ठ पर। अच्छा, तो अंदर तो हो नहीं सकता, तो जो उस पर अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पृष्ठ पर तीव्रता के समान, प्रत्येक बिंदु पर शून्य नहीं होगा, केंद्र से दूरी नहीं यहाँ पे हो नहीं, शून्य होता है, प्रत्येक बिंदु पर शून्य होता है। इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में विभव की बात होती तब हो सकता था कि जो पृष्ठ के पर होता है उतना ही होता है अंदर, क्योंकि अंदर तो आवेश होता नहीं है, तो जो उसकी जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही अंदर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो समान विभव के विद्युत बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखिए दो बिंदु है जो कि एक सेम विभव पर है, तो उस पर 10 कूलाम आवेश को अगर ले जाना है तो उस पर किया गया कार्य। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो समविभव पृष्ठ होता है जहाँ पे विभव सेम होता है उस पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ऑलवेज भी शून्य, ऑलवेज भी 0। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है, समविभव पर कोई कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं अपसारी होनी चाहिए, अभिसारी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए या प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो देखिए चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, जो इंटेंसिटी होती है या चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो विद्युत बल रेखाएं हों या चुंबकीय बल रेखाएं, उनके जो घनत्व होता है उस पर निर्भर करता है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो जो बल रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, मतलब उनके घनत्व एक समान होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य। तो देखिए जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्बडा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपवर्तनांक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके। देखिए जो कांच वायु और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो कांच के लिए अधिक होता है, अगर कम से अधिक में जा रही है तो लैम्बडा कम होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मैं एयरफोर्स के से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस डालता रहूँगा। और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।